हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस एकेटीयू बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू सिविल सेमेस्टर 4 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट गौरांग सर आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की। ये यूनिट नंबर 2 का एकेटीयू का सिलेबस है और यूनिट नंबर 2 के अंदर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और ये जो आपका टॉपिक है एसएफडी बीएमडी, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। बेटा, आज के लेक्चर का मैंने नाम रखा है लेक्चर नंबर 0, यानी कि आज के इस लेक्चर में जितने भी बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होगी एसएफडी बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जो चीजें हमको आनी चाहिए, वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर नंबर 0 में हम कवर करेंगे। जैसे बीम पे कितनी सपोर्ट्स होती है, उन सपोर्ट्स को जब हम रिमूव करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पर कितनी रिएक्शंस आती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो वहां पर आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होती है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर सीख रहे होंगे, है ना। एफबीडी कैसे बनाते हैं, अगर इंक्लाइंड लोड है तो इंक्लाइंड लोड को हम कैसे जो है रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप यहां पर सिलेबस भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं relation between shear force and bending moment diagram, rate of loading at a section of a beam, shear force and bending moment diagram for a cantilever beam, simply supported beam and overhanging beam which are subjected to point load, uniformly distributed load and uniformly varying load and combination of these। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम लोड्स के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल और मोमेंट जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें आज हम बात कर रहे होंगे। तो आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बेसिक्स आप सीख जाएंगे तो एसएफडी बीएमडी बहुत इजीली आप जो है ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है बेटा, मैं आपको एक बार बता देता हूं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि जो सिविल सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, एकेटीयू के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर 4th सेमेस्टर के लिए आपको उड़ान बैच मिलता है बेटा। यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक मिल जाता है। जो स्टूडेंट्स इस बार मैथमेटिक्स 4 नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वाला कोर्स ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स 3 होता है आपका बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैथमेटिक्स 3 के साथ अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये वाला दोनों ये 6 सब्जेक्ट वाला कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए यहां पर उड़ान बैच अवेलेबल होता है। तो चलिए बेटा, है ना, तो यहां पर हम समझेंगे पहले बीम क्या होती है, बीम पर कितनी सपोर्ट्स होती है, उन सपोर्ट्स को रिमूव करते हैं तो कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। यहां पर हम टाइप्स ऑफ लोड की बात करने वाले हैं, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर हम अलग अलग देखेंगे कि लोड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे, लोड को हम किसी फोर्स को कैसे, इंक्लाइंड लोड को हम कैसे जो है रिजॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है हमको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीम होती क्या है। देखो एक एग्जांपल समझो, मान लीजिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए कोई आयरन की कोई एक बीम, ऐसे समझो इसको कि यहां पर कितने डायमेंशन है। एक तो इसकी लेंथ है, यस इसकी लेंथ है, और ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी थिकनेस हो गई। बोलो यस और नो। तो यहां पर जो इसकी लेंथ है वो इसकी थिकनेस से और इसकी विड्थ से काफी ज्यादा है। बोलो यस और नो। इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है बाकी के अदर डायमेंशन से। यानी कि अगर ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है, और तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ये हो गई लेटरल, ये वाली इसके परपेंडिकुलर वाली। तो यहां से बेटा हमको एक चीज समझ में आ रही है, यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इसकी लेंथ जो है, इसकी एक डायमेंशन, ये वाली जो डायमेंशन है बाकी की डायमेंशन से काफी ज्यादा है। तो आप यहां पर डेफिनेशन देखिएगा, अ बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन, एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई, है ना। जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या, ये बीम है बेटा। देखो ये अगर बीम है तो इसकी ये वाली जो डायमेंशन है ये काफी ज्यादा है। किससे ज्यादा है कि ये एक डायमेंशन है और ये वाली एक डायमेंशन है, तो ये वाली डायमेंशन और ये वाली जो डायमेंशन है ये काफी कम है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी बीम। नाउ एक डेफिनेशन और भी है इसकी, अगर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक कोई बीम है,
ये कोई एक बीम है और यहाँ पर मैंने लोड अप्लाई कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस हो गई। अब इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, यानी कि देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक लोड अप्लाई किया, दिस वन, एक लोड यहां पर भी अप्लाई कर दिया है ना, यहां पर एक और लोड अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। तो आप मुझे बताना कि ये जो लोड है मैंने अप्लाई किए हैं, मान लेते हैं कि ये W1 है, ये W2 है और ये W3 है। ये जो लोड लगे हुए हैं इस तरह से, क्या ये लोड इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है? यस, हाँ जी सर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोड लगे हैं इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे हैं, या फिर हम इस बात को ये भी कह सकते हैं अलग तरीके से कि जो लोड है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम TSL, ट्रांसवर्स शियर लोड। TSL, ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। तो यानी कि इस बीम पर जो लोड लगे हैं वो ट्रांसवर्स शियर लोड लगे हैं। तो बीम को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बीम कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इस डायग्राम को बना करके आप जो है समझा सकते हैं, है ना। अगर आपसे बीम की डेफिनेशन पूछ लेता है कोई, तो आप जो है इस डायग्राम को बना करके भी समझा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो रिएक्शन है R1 है और ये रिएक्शन बेटा R2 है। ठीक है, रिएक्शन को हम R से लिखते हैं, यहाँ पर लोड जो है यहाँ पर W से लिख सकते हैं, लोड को फोर्स होगा तो F से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, कि बीम पर सपोर्ट्स होती हैं। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। इंपॉर्टेंट है रोलर सपोर्ट, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट, एंड थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट, या इसको हम बिल्ट इन सपोर्ट भी कहते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हुए चलते हैं। पहला आता है आपका रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि हम रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको दिखाते कैसे हैं। मान ले कि एक बीम है, मान लो कि ये एक बीम है और बीम को यहां पर हम दिखा रहे हैं कौन सी सपोर्ट बेटा? रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर रोलर सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट होगी? ये हो गई रोलर सपोर्ट, है ना। इसको बोल देंगे पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर सपोर्ट कौन सी है? दिस इज दी रोलर सपोर्ट। बोलो कोई दिक्कत बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी चीज को हम और इसका दूसरा तरीका जो है रिप्रेजेंट करने का, वो ये है। दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, यहां पर आपने इस तरह से ट्रायंगल सा बनाया और यहां पर रोलर लगा दिए बीच में। ये पॉइंट हो गया बी, और पॉइंट बी पर भी क्या है बेटा? ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो क्या आप समझ गए यहां पर कि रोलर सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों तरीके हैं रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने के। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब बात यह है कि यहां पर कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं। तो रिएक्शंस कैसे पता लगती हैं बेटा? रिएक्शंस कैसे पता लगती हैं? रिएक्शंस कैसे पता लगती हैं? जैसे यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है, मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया और इस तरफ ये इसका मूवमेंट हो गया, यानी कि इस तरफ मोशन में हो पा रहा है इसका, दैट मीन्स कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर ये फिक्स है, मान लो मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे अगर फोर्स लगाता हूं, ये नीचे की तरफ नहीं जा रही है, दैट मीन्स एक रिएक्शन डेवलप होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन रुक जाती है, दैट मीन्स उस डायरेक्शन में क्या आती है? उस डायरेक्शन में आती है रिएक्शन। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आएंगी किस सपोर्ट पे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मोशन, कितनी मोशन उसकी रुक चुकी है। जैसे दीवार पे आप फोर्स लगाओ, किसी दीवार में फोर्स लगाओ, तो दीवार तो खिसकेगी नहीं, उसका तो मोशन होगा नहीं, तो दीवार की तरफ से क्या आएगी? एक रिएक्शन आएगी। बोलो यस और नो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी रोलर सपोर्ट है, एक्सियल मोशन इज परमिटेड। यस, ये जो बीम है ये तो ऐसे ऐसे क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, ये तो परमिटेड है। एक्सियल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ओके, नाउ क्या यहां पर रोटेशन इज परमिटेड? रोलर लगा हुआ है, रोलर यहां पर रोटेशन, बीम जो रोटेट कर सकती है, रोटेशन इज परमिटेड। तो यहां पर मोमेंट, जब रोटेशन नहीं रुक पा रहा है, इसका मतलब मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगी। तीसरा जो वर्टिकल रिएक्शन है, यानी सॉरी जो वर्टिकल मोशन है, क्या ये बीम नीचे की तरफ जा सकती है सपोर्ट पे? नहीं, ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तीनों में से 2D की यहां पर बात हो रही है, 3 मोशन हो सकती है, एक्सियल, वर्टिकल और रोटेशन। तो रोटेशन अलाउड है, हॉरिजॉन्टल एक्सियल अलाउड है, वर्टिकल अलाउड नहीं है, वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब केवल एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मैं इसका FBD बना दूं यहां पे,
देखिए आज की जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस ये बेसिक्स आप आज के समझिएगा। तो देखो मैं इसका बना रहा हूं यहां पर एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितने भी लोड किसी बीम पर लगे उनको दिखाना है, साथ ही साथ सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट्स पे कितनी रिएक्शन आएंगी, किस डायरेक्शन में आएंगी, वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट नंबर ए जो है यहां पर आ जाएगी क्या? एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ओनली वर्टिकल रिएक्शन। और यहां पर जो पॉइंट बी है यहां पर भी बेटा क्या आएगी? वर्टिकल रिएक्शन आएगी, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। तो याद कर लो, दिमाग में डाल लो, अगर कहीं पर भी रोलर सपोर्ट दिखाई देगी तो केवल एक ही रिएक्शन वहां पर दिखानी है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पे लिखेंगे हम, पॉइंट ए है तो इसको लिखेंगे आर ए। आर का मतलब रिएक्शन है और ए का मतलब पॉइंट ए पर है, और ये अपवर्ड है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ये पॉइंट बी है तो यहां पर आ जाएगा आर बी। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में ये रिएक्शन आ चुकी है। नाउ तो याद हो गया आपको, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आएंगी? केवल एक रिएक्शन आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। बहुत बढ़िया। नाउ दूसरी जो अब आपकी सपोर्ट आती है दैट इज पिन सपोर्ट, जिसको हम हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, तो यहां पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंज सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ट्रायंगल से। अरे बोलो यस और नो। तो दिस इज योर हिंज सपोर्ट। ओके, चलो अब हम रोलर सपोर्ट तो पढ़ ही चुके हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पर एक रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, एक हिंज सपोर्ट का और एक रोलर सपोर्ट का। ये हो गया पॉइंट यहां पर आपका, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये हो गई आपकी रोलर सपोर्ट। अगर इसका बेटा मैं अब देखो जरा ध्यान से, इसका अगर मैं बनाता हूं क्या इसका एफबीडी, जैसे हमने यहां पर बनाया था इसका एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसका भी बनाऊंगा मैं यहां पर मैं एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताओगे मुझे यहां पर कितनी रिएक्शन आएंगी? यार ये तो रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे तो एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहां पर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में एक सपोर्ट, यहां पर एक रिएक्शन हमने दिखा दी आर बी, पॉइंट बी पर एक रिएक्शन आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में। नाउ हम बात कर रहे हैं हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आ सकती हैं? हिंज सपोर्ट का मतलब ये हुआ, जैसे ये है, इस वाले केस में क्या हो रहा था बेटा? यहां पर इसके नीचे रोलर रखे हुए थे, जैसे ये रोलर रख दिया और यहां पर ये बीम है, तो बीम तो मूव कर रही थी एक्सियल डायरेक्शन में, तो कोई रिएक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन यहां पर रोलर नहीं है, यहां पर ऐसे करा आपने, एक काम करो, इसमें होल करो और इसमें पिन डाल दो। क्या डाल दो? यहां पर एक पिन लगा दो, हिंज कर दो, इसको हिंज कर दो। तो क्या, एक बात बताओ, क्या ये मोशन संभव है? क्या ये मोशन पॉसिबल है? नहीं। एक्सियल यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन इस बार रेस्ट्रिक्ट हो चुका है और वर्टिकल में भी रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर तो पिन लगी हुई है तो ये रोटेट तो कर सकती है। दैट मींस यहां पर आप देखिएगा वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। जब वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, सुनो, जब वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी और हम लिखेंगे इसको यहां पर आर ए वी। वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ चुकी है। नाउ एक्सियल मोशन भी अलाउड नहीं है, एक्सियल मोशन इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब एक्सियल डायरेक्शन में भी क्या आ जाएगी? एक रिएक्शन आ जाएगी, और इसको हम लिख रहे होंगे आर ए एच से। किससे लिखेंगे? आर ए एच से हम लिखेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट ए। ओके, रोटेशन इज परमिटेड, रोटेशन तो परमिटेड है, तो इसका मतलब मोमेंट रिएक्शन अभी भी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, तो दो रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कितनी रिएक्शन? दो, याद रखेंगे। तो बेटा रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दूसरा, इनका अगर आपको रिजल्टेंट, ये जो दो रिएक्शन है, इनका अगर आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? रिजल्टेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, और जब दो फोर्स रिएक्शन एक फोर्स ही तो है, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका हम रिजल्टेंट रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। नो, तो देखो यहां पर हमने लिख भी दिया कि नंबर ऑफ रिएक्शन दो हो गई, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तीसरी जो सपोर्ट आती है दैट इज फिक्स सपोर्ट। क्या सपोर्ट बोल रहे हैं? फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस। फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे गेट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो,
कोई भी एग्जाम हो, एसएफडी बीएमडी जितना मैं आपको करा दूंगा, एकेटीयू के सारे सवाल आपके सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि एकेटीयू के जो पीवाईक्यूज हैं वो सिविल इंजीनियरिंग जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो सारे मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलिएगा, तो उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिक्स सपोर्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स सपोर्ट की। और फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे लाइक दिस, ये हो गया। तो ये तो एक तरह से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो यहां पर कितनी रिएक्शन, ये फिक्स सपोर्ट है बेटा, ये कौन सपोर्ट है? ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी, देखो कितनी मोशन रुक गई यहां पर। एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन रुक गई है, यानी कि एक्सियल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, वर्टिकल मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, ना तो ये ऐसे मूव कर पाएगी, ना तो ये ऐसे मूव कर पाएगी, और ना ही ये रोटेट कर पाएगी, ना ही ये रोटेट कर पाएगी। जब रोटेशन भी परमिटेड नहीं है, इसका मतलब यहां पर मोमेंट रिएक्शन भी आ जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगी? एक मोमेंट रिएक्शन भी आ जाएगी। इसका अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे बेटा? तो एक रिएक्शन तो आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल आएगी बेटा, और एक आएगी मोमेंट रिएक्शन। क्या आएगी? मोमेंट रिएक्शन। मान लो ये पॉइंट ए बता रखा आपको, सो दैट्स व्हाई ये होगा आपका आर ए एच, ये होगा आपका आर ए वी, ये हो गया आर ए एच, और ये हो गया आपका मोमेंट रिएक्शन। मोमेंट रिएक्शन, ओके। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 3 वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपका जो हो गया, टेक्स्ट कहां भाग रहा है भाई, यस, इस तरह से। तो ये बेटा 3 मैंने आपको सपोर्ट्स बता दी, तीनों इंपॉर्टेंट है ना। हिंज रोलर सपोर्ट केवल एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं कि बीम पर कितने टाइप्स के लोड लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है यहां पर कंसंट्रेटेड लोड, जिसको हम पॉइंट लोड भी कहते हैं। दूसरा आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल कहते हैं। तीसरा आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम यूवीएल कहते हैं शॉर्ट में, एंड एक्सटर्नल मोमेंट। सो ये 4 लोड है। इनको जरा देख लेते हैं ध्यान से देखिएगा कि जब आप एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो यही रिएक्शंस, यही इनकी बातें हो रही होंगी। रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, अभी समझाऊंगा उसको भी। तो बेटा सब अब यहां पर जो लोड है, सबसे पहला आता है कंसंट्रेटेड लोड। कौन सा लोड? कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड, ओके। यहां पर मान लेते हैं कि इस तरह से एक लोड लगा हुआ है, ये हो गया आपका, देखो ये यहां पर, अब मैं यहां पर सपोर्ट्स भी दिखा दूं क्या? यहां पर सपोर्ट्स दिखा दूं कि ये मान लो ये है आपके पास, दिस इज योर, कौन सी सपोर्ट है? दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज हिंज सपोर्ट, ओके। इधर लगा देते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है अपना? वो ये है, लाइक दिस। रोलर से हम इसको दिखा रहे होते हैं लाइक दिस। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लोड यानी कि W यहां पर हमने दिखा दिया। तो ये जो पॉइंट लोड है, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस लोड एक्ट एट ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट पे एक्ट करता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एज शोन इन द फिगर, है ना। हम इसको पॉइंट लोड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लोड होता है किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, इसलिए हम इसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। जैसे मेरा जो वेट है बॉडी का, तो मैं अगर अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा हो जाता हूं, तो मेरा जो पूरा बॉडी का वेट है वो एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा? पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कौन सा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखिएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको जरा देखिएगा। मैंने यहां पर लगा दी हिंज सपोर्ट, यहां पर लगा देते हैं एक रोलर सपोर्ट, ठीक है। पूरा बीम बना के दिखा देता हूं लाइक दिस, ओके। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है बेटा, यूडीएल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, मतलब रेक्टेंगल से पूरा बना देते हैं इसको इस तरह से लाइक दिस, ओके। नाउ ठीक है बेटा। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये है आपका यूडीएल। क्या बोल रहे हैं इसको? दिस इज यूडीएल। यूडीएल का मतलब है कि एक सर्टेन लेंथ तक लोड लगा रहता है ना, एक सर्टेन लेंथ तक लोड लगा रहता है। जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मान लीजिए इसका अच्छा खासा वेट है, थोड़ा समझने के लिए अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो ये पॉइंट लोड है, इसका लोड जो है पेन का वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेट है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसका जो लोड है पेन का वो एक सर्टेन लेंथ तक क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चारपाई पे अंगूठे पे खड़े हो जाओ पैर के, तो वो पॉइंट लोड है, और चारपाई पे आप लेट जाओ तो आपका लोड पूरी चारपाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो अगर वो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से मान लीजिए लेंथ L है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ L है, और इस लेंथ L तक लगा हुआ है क्या बेटा, UDL लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको हम जनरली W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल w, है ना। तो क्या हो जाएगा, W न्यूटन पर मीटर, लेंथ होगी यहां पर मीटर में, लोड हो गया यहां पर न्यूटन में। तो ध्यान दीजिएगा कि लोड, दिस लोड UDL एक्ट ओवर ए सर्टेन लेंथ, एक सर्टेन लेंथ तक ये क्या करता है, एक्ट करता है। इसको दूसरा तो तरीका है रिप्रेजेंट करने का लोड को, वो ये भी है, दूसरा तरीका जो है वो ये भी है, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने एग्जाम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से भी आता है ना। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इज L लेंथ तक ये लगा हुआ है, इसकी यूनिट हो जाएगी W न्यूटन पर मीटर। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, जो आपको बता चुके हैं। नाउ द टोटल लोड, अगर इसका टोटल लोड हमको कैलकुलेट करना हुआ बेटा तो कैसे करेंगे, टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका मैं अगर आपको एक बार SFD इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊं, तो ये मान लो कौन सी सपोर्ट थी बेटा, यहाँ पे हिंज सपोर्ट थी, और ये थी आपकी रोलर सपोर्ट। ओके, चलो ये पॉइंट A बोल देते हैं, इसको पॉइंट B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको पॉइंट D बोल देते हैं समझने के लिए। नो, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि यहां पर रिएक्शन कितनी आएंगी, एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहां भी एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिलहाल मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं कि वर्टिकल में दिखा देता हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो वर्टिकल रिएक्शन ही आएगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया RA, है ना, RA लिख दिया। ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट कौन सा था बेटा, D था, तो ये हो जाएगा RD, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर, पॉइंट ये है कि यार ये जो UDL है इसको टोटल लोड में कैसे कन्वर्ट करें, न्यूटन पर मीटर को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करें, पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करें। तो टोटल लोड कैसे आएगा, टोटल लोड आएगा एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो टोटल लोड कैलकुलेट कर देते हैं यहां पर, टोटल लोड कितना हो जाएगा जी, टोटल लोड हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, प्लेन फिगर का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी है, दैट इज W न्यूटन पर मीटर, और लेंथ कितनी है जी, दैट इज L मीटर। तो W न्यूटन पर मीटर और L मीटर, बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो, अच्छा मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहां पर ले लूं, मान लेते हैं कि W की वैल्यू, फॉर एग्जांपल W की वैल्यू है ना, लेट W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर एंड L इज इक्वल टू 2 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिएगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, W कितना है, स्मॉल w, दैट इज 20 न्यूटन पर मीटर इंटू दैट इज 2 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 न्यूटन। अब देखो ये किसकी यूनिट आ चुकी है, ये यूनिट आ चुकी है पॉइंट लोड की, यानी कि टोटल लोड की। ये जो W था इसकी जो यूनिट थी, इसकी जो यूनिट थी वो थी आपके न्यूटन या किलो न्यूटन, न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो हमारा UDL था, ये जो UDL था न्यूटन पर मीटर में, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो चुका है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अब इसको हम कैसे यहां पर लोकेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, ये जो UDL है ये B और C के बीच में लगा हुआ है, यानी कि B से C तक लोड की इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो UDL, अब इसको देखो टोटल लोड हमारा कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया। कितना आ गया बेटा, 40 न्यूटन आ गया। अब ये मिड में एक्ट करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है वो मिड में होता है। कहां पे होता है, मिड में होता है। अब इसका मिड चेक कर लीजिएगा कि जितनी डिस्टेंस तक ये लोड लगा हुआ है, कि जितनी डिस्टेंस तक ये लोड लगा हुआ है उसके मिड में। तो ये पॉइंट आपका B है, ये B, और ये पॉइंट आपका C है। B और C के बीच में ये लोड लगा हुआ है, और इसको आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मिड में एक्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। कितना है जी, टोटल लोड कितना आ गया था पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट किया आपने, दैट इज 40 न्यूटन, दैट इज 40 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, B और C के बीच के डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, दिस इज L/2, दिस इज
L/2, और यहां पर हमने एग्जांपल के तौर पे 2 मीटर माना है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो इस तरह से आपको यूडीएल को पॉइंट लोड में टोटल लोड में कन्वर्ट करना है और उसको उसके मिड में दिखा दे, उसको कहां पर वो एक्ट करेगा, उसके मिड में एक्ट करेगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है मिड में होता है, ठीक है। द टोटल लोड एक्ट एट द मिडिल ऑफ द लोडेड लेंथ L है, तो दोनों तरफ से L/2 पर ये लोड एक्ट करने वाला है। बताइए कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम दिखाते हैं क्या, ट्रायंगल से। कैसे दिखाते हैं? ट्रायंगल से, इस तरह से दिखाते हैं इसको, लाइक दिस। तो ये है आपका यूडीएल। तो यूडीएल में क्या देख पा रहे हैं आप? यूडीएल में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और एक तरफ लोड की इंटेंसिटी 0 है। यस और नो? तो मैंने बोला आपको कि ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर लोड की इंटेंसिटी 0 है और लोड की इंटेंसिटी इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है, और यहां पर होता है लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसकी यूनिट भी हो जाएगी W, न्यूटन पर मीटर। लोड का जो मैग्नीट्यूड हमने मान लिया यहां पर मैक्सिमम कितना है W, और न्यूटन पर मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और ये भी क्या, ये इसको क्या बोलेंगे हम, यूबीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस बार लोड वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक लोड की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसलिए ट्रायंगल बन रहा है। भाई इंक्रीज तो ऐसा भी हो सकती है लाइक दिस, लेकिन यहां तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है कि जो स्लोप है इसका, लाइन का, स्ट्रेट लाइन रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। नाउ तो द लोड वेरी यूनिफॉर्मली, लोड यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है। टोटल लोड कैसा आएगा? ये ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है। इसका अगर हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएं यहां पे, तो कैसे दिखाएंगे? पहले तो इसका टोटल लोड निकालना पड़ेगा। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा बेटा? टोटल लोड विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कितना है? L मीटर, और ये जो हाइट कितनी है? W, न्यूटन पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ इंटू L इंटू W, W इंटू L इंटू हाफ। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल लोड इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल L की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, L की वैल्यू 3 मीटर है, ओके, और इस W की जो वैल्यू है मान लेते हैं कि 30 न्यूटन पर मीटर है। अब ये कहां पर एक्ट करेगा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट A है, ये B है, ये A है और ये B है, ओके। तो एक बार इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। हाफ कितना हो गया जी? हाफ, ध्यान से देखिएगा, हाफ, लेंथ कितनी है? 3 मीटर, W कितना है? हमने माना एग्जाम्पल के लिए 30 न्यूटन पर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 45 हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट बचेगी इसकी यहां पर न्यूटन, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड यानी टोटल लोड यानी कि न्यूटन में आ चुका है, पॉइंट लोड बन चुका है। अब ये पॉइंट लोड एक्ट कहां पे करेगा? बताओ कहां पे एक्ट करेगा? जैसे ये तो मिड में एक्ट कर रहा था, ये तो मिड में एक्ट कर रहा था क्योंकि इसका सेंट्रॉइड मिड में था, लेकिन यहां पर तो लोड की इंटेंसिटी 0 है, यहां पर लोड की इंटेंसिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। लोड की इंटेंसिटी का, एक सेकेंड, हेलो, नमस्ते, बताओ। हाँ हाँ मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेक्चर के बाद, है ना, तुरंत। ठीक है बेटा, तो यहाँ लोड की इंटेंसिटी क्या मैक्सिमम है, क्योंकि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इधर की तरफ रहेगा ना, क्योंकि इधर की तरफ लोड ज्यादा है, तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पर रहेगा, है ना, इस तरफ रहेगा जिधर लोड क्या है मैक्सिमम, जिधर लोड ज्यादा है उधर की तरफ सेंट्रॉइड क्या रहेगा, इसका शिफ्ट हो जाएगा। चलिएगा, तो अब हम ये जो 45 न्यूटन आया बेटा, ये एक्ट कहां पे करेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये एक्ट करेगा कहीं यहां पर। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इसकी? एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका A है। बोले तो A और B के बीच में UVL लगा हुआ है, तो इधर से डिस्टेंस क्या होगी? इधर से डिस्टेंस कम होगी, बोले तो 1/3 L। जो टोटल लेंथ थी, जो लोडेड लेंथ थी, उसका 1/3 इधर से होगा, तो इधर से कितना हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 L, 2/3 L, है ना। और ये इसकी इंटेंसिटी कितनी आई? 45 न्यूटन, 45 न्यूटन। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको लोकेट करते हैं। अब बताओ ये टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है ना, मैं लिख दूं यहां पे, फ्रॉम पॉइंट बी 1/3 इंटू L, यानी कि 1/3 इंटू वॉट? 3 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका
1 मीटर, तो ये आ गई डिस्टेंस 1 मीटर। अगर मैं बोलूँ आपको फ्रॉम पॉइंट ए तो कितना होगा 2/3 L, दैट मीन्स 2/3 इंटू 3 मीटर, यानी कि कितना हो गया 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 मीटर। तो बेटा इस तरह से हम यूबीएल को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल लोड हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। टोटल लोड एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। नाउ मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंट आपका क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने इस पॉइंट पर एक लोड मोमेंट लगा दिया m1, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। किसी दूसरे पॉइंट पर यहां पर लोड हो सकता है क्या m2, that is clockwise. The beam may be subjected to external moment at a certain point. Moment may be clockwise और anti-clockwise. ठीक है, जब हम SFD BMD ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस डेवलप होती हैं, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आई थी, हिंज पे 2 और फिक्स पे 3, ये रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने लोड को अलग अलग समझा दिया है। अब यहां पर मैंने एक साथ कॉम्बिनेशन लगा दिया है। देखो यहां पर पॉइंट ए पर सिंपल यहां पर हिंज सपोर्ट है, यहां पर बी पर रोलर सपोर्ट है। ये हो गया आपका पॉइंट लोड W1, ये हो गया आपका यूडीएल W न्यूटन पर मीटर। इस पॉइंट पे एक मोमेंट लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर यूबीएल लगा हुआ है। दिस इज यूडीएल, है ना। मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन दिखा दिया आपको सारे फोर्सेस का। ये हो गया आपका यूबीएल, क्या हो गया यूबीएल हो गया, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या हो गया इंक्लाइन लोड हो गया। तो ये कैसे, इधर से अगर मैं इसका टोटल लोड निकालूंगा तो ट्रायंगल का एरिया इधर से कहां पर एक्ट करेगा 2/3, इधर से 1/3। इसका टोटल एरिया निकाल लूंगा रेक्टेंगल का, हाइट इनटू बेस से मिड में एक्ट करेगा। अब ये जो आपका पॉइंट लोड इंक्लाइंड है, बेटा इंक्लाइंड लोड को भी क्या करना आना चाहिए आपको? इंक्लाइंड लोड को आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो आप इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे और इस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। एंगल के साथ क्या मिलता है आपको? कॉस्ट, यानी कि W2 cos थीटा, W2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा W1 sin थीटा, W1 sin थीटा। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया इसका कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, फोर्स को क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, इसका FBD बनाना आपको आ गया है ना। FBD का मतलब है इन सभी फोर्सेस को हम दिखाएंगे और यहां से सपोर्ट्स को रिमूव करके यहां पर रिएक्शन से दिखाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम SFD BMD ड्रॉ कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, सो यहां पर ये जो हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं ना, यहां पर जो रिएक्शंस आती हैं, जो सपोर्ट होगी उसके हिसाब से जो रिएक्शंस आएंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, लाइक दिस। दूसरा अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम 0। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, किसी पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, मोमेंट को, मोमेंट का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के बराबर पुट करते हैं। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इजीली SFD BMD ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज का बहुत ही बेसिक लेक्चर था। इस लेक्चर का नाम मैंने 0 लेक्चर दिया था, है ना। ये सब आपका सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप पहले पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मैंने आपको रिकॉल करा दिया है ना। SFD BMD पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीजें आ जाएंगी आपको, जो मैंने आपको समझा दी है, बहुत मतलब मैंने रिकॉल कराया बेसिकली आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे और हम आगे की जो कार्यवाही है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। जो आपके सिविल के अंदर, जो सेकेंड ईयर के अंदर इस सब्जेक्ट के जो PYQs हैं वो भी कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बेटा फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस मैं आपको कराऊंगा SFD BMD। बाकी जो पूरा कंटेंट है, सभी पूरा सिलेबस जो है आपका गौरांग सर कंप्लीट करा रहे होंगे। ठीक है ना। कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाइएगा। एप्लीकेशन में आपको 2 टाइप के कॉम्बो मिलेंगे, एक तो विदाउट मैथ्स 3 और एक विद मैथ्स 3। मैथ्स 3 इस बार चल रहा है आपका, तो 5 सब्जेक्ट वाला कॉम्बो पैक लेंगे, और मैथ्स 3 इस बार अगर नहीं चल रहा है तो 5 सब्जेक्ट वाला, मैथ्स 3 भी चल रहा है आपका तो 6 सब्जेक्ट वाला कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।